नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल ऑडिटर and registered IBBI valuer in security and financial assets. The last video we have discussed onboarding of NPOs. Today we shall discuss key listing guidelines. Listing for-profit enterprises and non-profit organizations. So, existing SEBI regulations set the requirements for eligibility and govern the listing of equity and debt securities issued by the for-profit enterprises. So, इसमें इक्विटी भी आ गया और डेट भी. Among these regulations include SEBI, issue of capital and disclosure requirement regulations SEBI, and listing obligation disclosure requirement regulation 2015. तो इनका भी ध्यान. The process flow onboarding social stock exchange by social enterprise is depicted in figure. So here, first we have to see that establishment of primacy of social intent होना चाहिए दोनों का, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस लगेंगी, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, परंतु फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. एनपीओस के लिए एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, सोशल परफॉर्मेंस और डिफरेंशिएटर्स का सफल होना पहले जरूरी है और उसके बाद एनपीओ सिक्योरिटी लिस्टिंग होगी. जैसे अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा था, पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, 67% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कस्टमर बेस के ऊपर खर्च होना चाहिए, सोशल इंटेंट होना चाहिए और 12A, 12AA या 12AB में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका सोशल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और इस तरीके से वो मतलब टेस्टेड होना चाहिए, तभी उसका एनपीओ में सिक्योरिटी लिस्टिंग होगा. और इस तरीके से यहाँ पर अगर फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है तो इसका भी फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस की सिक्योरिटी लिस्टिंग हो सकता है डायरेक्ट. इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मेन बोर्ड या एसएमई या आईटीपी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे होते हैं. एनपीओस 4 तरह की सिक्योरिटीज इशू करने के लिए एलिजिबल है. नंबर 1 जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट. नंबर 2 सोशल इम्पैक्ट फंड. नंबर 3 म्यूचुअल फंड और या इक्विटी और डेट. परंतु ये जो फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेज हैं, ये सिर्फ 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, इक्विटी या सोशल इम्पैक्ट. इसको हम बुक से भी देख सकते हैं कि उसमें इस तरह की फिगर दी हुई है कि सबसे पहले एस्टेब्लिश प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटेंट होना चाहिए. इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की स्पेशल गाइडलाइंस हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं. एनपीओ सिक्योरिटी लिस्टिंग के लिए एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, सोशल परफॉर्मेंस और डिफरेंशिएटर्स की जरूरत है और इसके बाद ये दोनों सब कुछ सही होने के बाद इन दोनों का लिस्टिंग होता है. इसके बाद जीरो कूपन, सोशल इम्पैक्ट फंड, म्यूचुअल फंड और इक्विटी और डेट ये एनपीओ इशू कर सकते हैं, जबकि इक्विटी और सोशल इम्पैक्ट फंड फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज कर सकते हैं. So, for-profit enterprise shall list their securities on their appropriate existing board of stock exchanges. So, appropriate existing board कौन से हैं उनके? Main board. तो for example, debt securities shall be listed on the main board only. However, equity securities shall either be listed on the main board, whether it is on NSE or BSE, on the SME platforms, whether in the NSE Emerge or BSE or SME और इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तीनों पर जिसमें वह एलिजिबल है उसमें वह कर सकता है.
The offer documents of the social enterprises for various modes of fundraising shall require disclosure aspects called differentiators. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन ध्यान से रट लीजिए। और कि डिफरेंशिएटर्स किसको बोला जाता है कि जो सोशल एंटरप्राइज वेरियस मोड्स ऑफ फंड रेजिंग है शेल रिक्वायर डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स, जो शेल डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स जो होते हैं फंड रेजिंग के दौरान हमारे जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिफरेंशिएटर्स बोला जाता है। In case of for-profit enterprises, the differential mentioned in table 4.2 are additional requirements as mandated in the SEBI regulation in respect of raising fund through equity or debt. So 4.1 में हम ये देखेंगे कि हमारे ये डिफरेंशिएटर्स हैं और 4.2 में फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के लिए इनके अलावा भी होंगे, एडिशनल होंगे। तो डिफरेंशिएटर कवर एस्पेक्ट्स सच एज विजन, target statement, strategy, governance, management, operations, finance, compliance, credibility, social impact, and risk. So, the FPEs will also be required to provide information in the offer document under various SEBI regulations. As a part of pre-listing, the NPO shall provide audited financial statement for the previous 3 years and social impact statement. So this is very important. It is also a question कि कितने साल की ऑडिटेड स्टेटमेंट देनी है, कितने साल का सोशल इम्पैक्ट स्टेटमेंट देना है प्री लिस्टिंग प्रोसेस। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बीच के क्वेश्चन कई बार क्या होता है, ध्यान से पढ़े नहीं जाते। हम शुरू के पेज तो ज्यादा पढ़ लेते हैं, बाद के पेजेस में पढ़ने में नहीं आता है। अगर शुरू के पेज की 10 बार पढ़ाई होती है तो बाद के पेजेस में 5 बार ही होती है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी। Additionally, the offer document for social enterprise shall provide the details under the following heads called differentiators in table 4.3. So ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम 4.2 टेबल को देख लेते हैं। इनका ये जो इसने दिया है, इनके एलोबरेशन दे रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। So differentiators for profit enterprises and not profit organizations. नंबर 1 विजन। ये डिफरेंशिएटर्स हैं। ये डिफरेंशिएटर्स एक अलग से शब्द है जो इसे विजन टारगेट स्टेटमेंट से थोड़ा दिमाग में सिंक नहीं होता है, तो इसको सिंक करना बहुत जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। विजन, विजन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज क्या हैं, प्रोग्राम्स क्या हैं, इन लाइन विद एम्स हैं क्या, ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, स्टेटेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन में ट्रस्ट डीड में कहा गया है कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, लिटरेसी को बढ़ावा देंगे, परंतु काम आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और प्रोग्राम इन लाइन विद एम्स होने चाहिए, सिंक विद ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। टारगेट सेगमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड इट्स टारगेट सेगमेंट एंड रीच टू अकम्प्लिश इट्स प्लान्ड एक्टिविटीज। यदि आपको गरीबी दूर करनी है तो उस टारगेट एरिया में जाएंगे, यदि लिटरेसी बढ़ानी है तो एजुकेशन में जाएंगे, यदि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो उस तरह की एक्टिविटीज करनी। क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट सेगमेंट, दोज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम एंड हाउ दे आर। सो ऐसा नहीं है कि भाई आप इलीट क्लास में कहने लगे कि मैं इनको स्पोर्ट्स सिखाऊंगा, तो आपका क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, टारगेट सेगमेंट कौन सा है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको आप कैसे दूर करेंगे, वो इनसे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें आपका टारगेट सेगमेंट में होना चाहिए। The social enterprise must disclose how its approach intends to improve inclusion for its customer or receipts.
तो प्रॉपर एक रिसर्च पेपर, एक रोड प्लान उसके अंदर होना चाहिए कि वो क्या अप्रोच रखेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन कर सकें और कस्टमर बेस में चेंज ला सकें। नंबर 3, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन टुवर्ड्स accomplish vision should take into account capabilities and learning from challenges। तो जो चैलेंजेस आए उनसे आप लगातार लर्न करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे विजन को accomplish किया जाएगा। गवर्नेंस। Organization has a governing body and details of its highest governing body, composition, dates of board meeting held, key items। सो आप कैसे गवर्न करेंगे, आपका क्या बॉडी कंपोजिशन है, उसमें आप किस किस को ले रहे हैं और बोर्ड मीटिंग क्या कर रहे हैं। मैनेजमेंट। डिटेल्स ऑफ की मैनेजर स्टाफ सच एज दोज इन चार्ज ऑफ प्रोग्राम, फंड रेजिंग, फाइनेंस एंड एचआर। सो की मैनेजर फंक्शंस क्या हैं, कैसे आपने एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड किए हैं, आपका फाइनेंस कितना है, आप क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, फंड रेजिंग प्रोसेस क्या है। Organization discloses whether it provides letter to staff or volunteers defining roles and responsibilities as a periodic performance appraisal process, etc. तो आपने अपने एम्प्लॉइज को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे समझाए हैं। ऑपरेशंस। The organization has a physical existence, is operational and share its address for visitors। So operational होना चाहिए, सबका एड्रेस पता होना चाहिए, कोई भी आदमी वहां जाकर विजिट कर सकता है। फाइनेंस। Disclosure of financial statement in accordance with the guidelines for NPOs issued by the ICI। So आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से प्रोड्यूस करनी है, इस तरह से रखनी है जैसे ICI का गाइडलाइंस है ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर। कंप्लायंस। Organization makes available annual account duly audited for the at least of 3 financial years, and there are no material qualification or material irregularities reported by its auditors। Compliance with respect to income tax notices receipt etc. should also be done। Credibility। Documents such as registration, trust deed, memorandum of association, and article of association, address proof, IT PAN, 12A, 12AA, 12AB certificate, FCRA certificate, and returns remuneration to governing members। Social impact। Strategic intent and planning impact scoreboard। वो आप कैसे नापते हैं, सोशल इम्पैक्ट नापने का क्या तरीका है, वह भी डिस्क्लोज करना होता है। रिस्क। डिस्क्लोज आप करेंगे रिस्क दैट द NPO seek to its work and how it projects to mitigate these। कि क्या क्या रिस्क हैं और आप इसको कैसे मिटिगेट करेंगे। और नंबर 2, unintended consequences that the NPO sees from its work and how it proposes to mitigate this। तो वो रिस्क क्या आ रहे हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है न कि इनको क्या क्या मिटिगेट करना है। तो रिस्क मिटिगेट करने हैं और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को मिटिगेट करना है। The above categories will be used by potential funders, investors to differentiate between various similar NPOs and securities being listed to make informed investment decisions। तो जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आप इन NPOs को, इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल फंडर जो इन्वेस्टर्स हैं वे इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिमिलर NPOs में और अपना पैसा एलिजिबल NPO को दे सकते हैं। For program specific or project specific listing, the NPO shall have to provide a greater level of details in the listing document about its track record and impact created in the program target segment। तो जो प्रोग्राम स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लिस्टिंग है उसमें थोड़ा फालतू डिटेल में देना है।
The NPO will also be required to publicly display on its website on all the information submitted as part of pre-listing and post-listing requirement. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, प्री लिस्टिंग की भी और पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की। तो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। As outline of offer document of social enterprises for zero coupon, zero principal is available at annexure 3. So हम बाद में ये annexure 3 देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑफर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। The social stock exchange list out various procedures and workflow, example for registration, listing, delisting, accounting, disclosure, and other fee, etc., laying out detailed roles and responsibilities for all the stakeholders. So outline for the offer document requirements for zero coupon, zero principal instrument. तो क्या क्या चीजें चाहिए? नंबर 1, जनरल जो चीजें हैं वो चाहिए। डिस्क्लेमर, सबसे पहले डिस्क्लेमर देना पड़ता है, जैसा एसएससी चाहिए, एज डीम्ड बाय एसएससी। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, इंडस्ट्री एंड अदर इंफॉर्मेशन, ये भी जैसा एसएससी मांगता है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, जैसा सोशल स्टॉक एक्सचेंज मांगता है। नंबर 2 में रिस्क फैक्टर्स आ जाएगा, इंक्लूजन ऑफ रिस्क इम्पैक्ट नॉट बीइंग अचीव्ड, रिस्क एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, जो हमने ऊपर देखे थे कि क्या रिस्क है, क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और कौन से रिस्क जो अचीव होने लायक नहीं है, सबके ऊपर वो डिटेल मांगेगा। इंट्रोडक्शन में आप जनरल इंफॉर्मेशन देंगे। कंसिडर सेक्शन 3 इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन टू बी पब्लिश्ड इन दिस सेक्शन, जैसे एड्रेस, नेम और चीज। कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसा एसएससी चाहेगा। स्टेटमेंट ऑफ टैक्स बेनिफिट टू द डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर 12A में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, डिस्कशन ऑन इम्पैक्ट इवेजन एंड यूज ऑफ प्रोसीड इंक्लूडिंग इम्पैक्ट टैक्सोनॉमी, और अबाउट आवर कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको देना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल ओवरव्यू क्या है, इसमें सेक्टर ओवरव्यू क्या है, आवर बिजनेस है या आवर प्रोग्राम इंटरवेंशंस क्या है, हिस्ट्री एंड सर्टेन अदर कॉर्पोरेट मैटर्स के अंदर जैसे एसएससी चाहेगा। मैनेजमेंट क्या है, टू बी अलाइंड टू हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होना चाहिए। आवर प्रमोटर्स क्या है, जैसे एसएससी चाहेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज डीम्ड फिट बाय एसएससी, और उसके बाद 5 में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलाइन टू लीगल एंड स्टैट्यूटरी फाइलिंग एंड रिपोर्ट्स, जैसे 3 साल की स्टेटमेंट देने हैं, एनुअल डिस्क्लोजर्स करने हैं, जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से लीगल एंड स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स होनी चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन गैप एंड इंड AS, so as deemed fit by the SSC. Material developments as deemed fit by the SSC. Financial indebtedness as fit by the SSC. इशू रिलेटेड इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? इशू स्ट्रक्चर, सबसे पहले इम्पैक्ट थीसिस होना चाहिए इन लाइन विद स्ट्रेटजिक इंटेंट एंड गोल सेटिंग। सोशल इम्पैक्ट स्कोर कार्ड होना चाहिए, कैसे कैसे आप अचीव करेंगे। पाइपलाइन ऑफ प्रोग्राम फॉर विच द प्रोसीड्स विल बी यूज्ड, और आपने जो प्रोसीड यूज कर लिया है वह कहाँ तक पहुंचा है, किस पाइपलाइन में है, पाइपलाइन कहाँ तक पहुंच गई है, उसका बताना है। टर्म्स ऑफ इशू as deemed fit by the SSC. Legal and other information, outstanding litigation, other regulatory and statutory disclosures और की रेगुलेशन पॉलिसीज, इनके ऊपर भी जो एसएससी जो सूचना मांगेगा, जो इंफॉर्मेशन मांगेगा, वह को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज डीम्ड फिट बाय एसएससी। नंबर आर समरी ऑफ मेन प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर भी जो एसएससी मांगता है देना पड़ेगा। So these are the sample questions of chapter 4.
For fundraising through social stock exchange, a social enterprise need to fulfill which of the following conditions? Number one, establish the primacy social intent of the social impact. Social enterprise must focus on underdeserved and unprivileged populations. तो इसमें दोनों ही ठीक है. आंसर बोथ ए एंड 1 and 2 आ जाएगा. Who has prescribed minimum requirements for registration of not-for-profit organization on a social stock exchange? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट किसने प्रिस्क्राइब की है? आरबीआई ने नहीं की, आईसीआई ने नहीं की, एनआईएसएम ने नहीं की, सेबी ने की है. तो सेबी इज द आंसर. Which of the following entities are covered as per the mandatory criteria for an NPO registration under SEBI ICDR regulation? A charitable trust registered under the Public Trust Statute of the relevant state, or a charitable trust registered under the Society Registration Act 1860. So we know that these two, both the options are correct. तो both A and B आ जाएगा. इसके अंदर दो ऑप्शंस और भी हैं जो हमने पिछले पढ़ा था. यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको. ये थे. तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में से वहां पर दो दिए गए हैं. ए चैरिटेबल ट्रस्ट registered under the Public Trust Statute of the relevant state, a charitable trust registered under the Society Registration Act 1860, a charitable trust registered under the Indian Trust Act 1882, a company incorporated under Section 8 of the Companies Act 2013. So these four are entities are registered as an entity. तो उसमें से इसने यहाँ दो ऑप्शन दिए. दूसरे क्वेश्चन पर भी दो ऑप्शन और बन सकते हैं. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. The offer document of social enterprises for various modes of fundraising shall require disclosure of aspects called differentiators. Risk registration certificate नहीं है, वर्क फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट नहीं है. तो डिफरेंशिएटर्स हमने पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े हैं. डिफरेंशिएटर्स आर vision, target segment, strategy, governance, management, operations, finance, compliance, credibility, social impact, and risk. These are differentiators. So this is for today. बहुत बहुत धन्यवाद. In the next video, we shall discuss on social audit and social audit. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.